नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी की ऑनलाइन कक्षा में। लास्ट टाइम हम मिले थे तो बताया था कि हम बेसिक बायोलॉजी की बात कर रहे हैं और बेसिक बायोलॉजी में भी हम किसकी बात कर रहे हैं, कोशिका की बात कर रहे हैं। आई होप, आशा करती हूँ कि आप लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा और उसमें देखा होगा कि बायोलॉजी कोशिका हमने कहाँ से शुरू की थी, कोशिका की हिस्ट्री की बात की थी। ऐसा कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं किए थे उसमें, जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था। किसका इंट्रोडक्शन दिया था? कोशिका का इंट्रोडक्शन दिया था। आपके घर पर सब सही होंगे। अब इसमें हम बात करें कि इसी लेक्चर में जहाँ हमने कल शुरू किया था, लास्ट में जहाँ छोड़ा था उसे ही हमने वहाँ पर कोशिका के सिद्धांत भी बताए थे। कोशिका के सिद्धांत के बारे में बताया था कि स्लाइडर ने, शेवाल ने क्या दिया, कोशिका के सिद्धांत दिए। इसमें हमने किसकी बात की थी? रुडोल्फ विर्चोव की बात की थी। रुडोल्फ विर्चोव को कहा था कि अपवाद है, मतलब अपवाद मतलब उन्होंने कि रुडोल्फ विर्चोव ने ये बताया था कि पुरानी कोशिका से नवीन कोशिकाओं का निर्माण होता है, और कहा था कि आधुनिक जो कोशिका का सिद्धांत है वो नेगली और रुडोल्फ विर्चोव ने क्या दिया, मिलकर दिया। तो ये कुछ बातें की थी हमने किसके बारे में, कोशिका के बारे में। जो बायोलॉजी का सफर हमने वहां से शुरू किया था उसी गाड़ी को आगे लेके जा रहे हैं, किसमें? कोशिका के सिद्धांत के अपवाद में, कि कोशिका के सिद्धांत का अपवाद क्या है। कोशिका के सिद्धांत के बारे में हमने बताया था कि है क्या। पहला तो ये बताया था कि सभी जीव किसके बने हैं? कोशिका की, चाहे पादप हो चाहे वो कैसे हो, जंतु हो। दूसरा हमने क्या कहा कि सारी क्रियाएं किसमें होंगी? कोशिका में होगी। तीसरी हमने कहा था, जो रुडोल्फ विर्चोव ने बताया था, कि पुरानी कोशिकाओं का नवीन कोशिकाओं का निर्माण किससे हो रहा है? पुरानी कोशिकाओं से। और ये बताया था कि जीवन की जो सत्यता है, मतलब जो कंटिन्यूटी है, वो किसके कारण बन रही है अपनी, मतलब किसके कारण आगे जा रही है? कोशिकाओं के कारण। कोशिकाओं के कारण ही जीवन ऐसे नियंत्रण रहता आ रहा है। इसी में एक अपवाद है, और आज के टाइम में तो ये अपवाद काफी रॉकिंग है, मतलब काफी चल रहा है। वो कौन सा है? अपना वायरस है। इसमें कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है? अपना वायरस। वायरस कल भी मैं बता रही थी आप लोगों को कि सभी जो भी जीवित है, आपके आसपास जो भी दिखाई दे रहे हैं, चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, सब में कोशिका होगी। पर ये जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन है? अपनी वायरस। ठीक, इसे हम कोशिका, संपूर्ण रूप से कोशिका नहीं कह सकते। किसको नहीं कह सकते? वायरस को। इसलिए वायरस को क्या कहते हैं? कोशिका सिद्धांत का अपवाद भी कहते हैं। किसको? वायरस को। क्यों कहते हैं? इधर देखो, एक बार आओ इधर। एक तो क्या होगी, हमने क्या कहा था कि नवीन कोशिकाओं का निर्माण किससे हो रहा है? पुरानी कोशिकाओं से। बोलो, बताया था ना कि भाई एक कोशिका विभाजित हुई और दो कोशिका का क्या हुआ? निर्माण हुआ। इनमें क्या होगा? ऐसे विभाजन नहीं होता। ये विभाजन तब करेंगे जब किसी जीवित कोशिका, मतलब अभी कोरोना का ही देख लो, आप लोगों को कह रहे हैं ना कि काफी संक्रमिक बीमारी है, कि एक दूसरे के संक्रमण में ना हो, एक दूसरे के टच में ना हो, इसीलिए तो आप घर बैठे हुए हो, इसीलिए तो आपके एग्जाम भी पोस्टपोन है, कि भाई जैसे ही टच आओगे। वायरस को अगर कोई जीवित वस्तु ना मिली, जीवित जीव नहीं मिली, तो बाहर वो कैसे हैं? निर्जीव है। ठीक, बाहर उनका कोई अस्तित्व नहीं है। उनका अपना विभाजन करने के लिए और क्रियाओं को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जीव की आवश्यकता होती है। जैसे वो शरीर के अंदर जाएंगे, उनकी क्रियाएं कैसी हो जाएगी? क्रियाशील। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई निर्जीव सरफेस पे तो ज्यादा समय तक जीवित नहीं, 1 या 2 दिन में क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। हर वायरस के अपने अपने काल होते हैं, अपने अपना टाइम पीरियड होता है। बट इनको जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? जीवित बॉडी की आवश्यकता होगी ही होगी, जीवित शरीर की आवश्यकता होगी। और उसी में वो क्या कर सकते हैं? विभाजन। तो ये क्या हो गया? अपवाद हो गया। हम क्या कह रहे थे? विभाजन होगा, पर ये तो विभाजन ही नहीं कर सकते जब तक तो इनको किसी का शरीर ना मिले। तो ये कैसे है? इनमें स्वतंत्र विभाजन की क्षमता क्या है? अनुपस्थित है। दूसरा, ये बता ही दिया कि इनको विभाजन के लिए दूसरे के शरीर की आवश्यकता होती है। ठीक, तीसरी बात, इनमें क्या होगा? आप जब कोशिका पढ़ोगे तो बाहर की तरफ क्या थी? कोशिका झिल्ली होती है, ये इस तरह से कोशिका झिल्ली, बीच में क्या होता है? केंद्रक। ये क्या होता है? अपना कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य होता है। ठीक, तो इनमें ये सारी चीजें एब्सेंट है। किसमें अनुपस्थित है? इनमें प्लाज्मा झिल्ली क्या होगी? ये झिल्ली, ये लाइन सी जो बाउंड्री से दिख रही है ना,
इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। बीच वाले भाग को हम क्या कहते हैं, केंद्रक, और इसको हम क्या कहते हैं, जीवद्रव कहते हैं। तो जीवद्रव, केंद्रक, झिल्ली, ये सब चीजें इनमें अनुपस्थित। अब सोचो, इनमें से मैंने ये हटा दिया, ठीक, ये हटा दिया और ये हटा दिया, आप कहोगे मैडम बचा ही क्या? इनमें कुछ नहीं होता, ऐसे बाहर की तरफ एक प्रोटीन का आवरण होगा, उसे झिल्ली नहीं कह सकते, उसे हम क्या कहते हैं, कैप्सिड। और फिर क्या होगा, ऐसे मिलेगा डीएनए या आरएनए में, अपन अंदर तो सब में दोनों होते हैं, डीएनए भी होते हैं, आरएनए भी होते हैं, पर वायरस में क्या होगा, या तो डीएनए होगा या फिर क्या होगा, अपना आरएनए होगा, एक अनुवांशिक पदार्थ होगा। क्लियर? तो ये जब चीज अनुपस्थित है तो कोशिका ही कैसी, तो ये इसका कोशिका सिद्धांत का क्या हो गया, अपवाद हो गया। कौन अपवाद हो गया, वायरस अपवाद हो गया। इसके बाद इनमें क्या हो गए कि इनमें जो अमल होगा, आप आगे पढ़ोगे कि केंद्रक अमल होते हैं, न्यूक्लिक अमल होते हैं। न्यूक्लिक अमल दो प्रकार के होते हैं, या तो वो क्या होगा, डीएनए होगा, या फिर वो क्या होगा, आरएनए होगा। और साधारणतः सभी में पाया जाएगा, सब दोनों पाए जाते हैं, डीएनए भी और आरएनए भी। पर वायरस में क्या होगा, सिर्फ एक मिलेगा, इसलिए ये अपवाद है। आई बात समझ में? हम पढ़ रहे हैं कोशिका सिद्धांत के अपवाद, और उस अपवाद का नाम क्या है, वायरस। और ये वो लक्षण है, ठीक, उन लक्षणों के आधार पर हम कह रहे हैं कि ये कोशिका सिद्धांत का क्या है, अपवाद है। पहला अपवाद तो है कि ये स्वतंत्र रह ही नहीं सकते। अभी बताया था कि शरीर के अंदर तो वो कैसे हो गए, जीव, और शरीर के बाहर कैसे हो गए, निर्जीव। ठीक, इसीलिए ये हानिकारक है, अपने लिए बहुत हानिकारक है। एक तो इसके लिए एंटीबॉडी नहीं बनते अपने शरीर में, ठीक। दूसरा चीज कि बाहर जैसे ही टच में आया, बाहर तो बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा हुआ है, जैसे ही टच में आया किसी चीज को, इसीलिए हम कहते हैं कि भाई ग्लव्स पहनो, किसी के संपर्क में मत आओ, किसी चीज को छुओ मत। जैसे ही आपने छुआ वो शरीर में एंटर होगा, एंटर होते ही वो कैसा हो जाएगा, क्रियाशील हो जाएगा। तो इनमें क्या होगा, एक तो इनका स्वतंत्र जीवन यापन नहीं हो सकता, दूसरा इनमें विभाजन के लिए क्या होगा, एक जीवित कोशिका की आवश्यकता होगी, खुद वो विभाजन नहीं कर सकते, किसी और कोशिका में, किसी और के शरीर में प्रवेश करेंगे, ठीक। उनके शरीर में प्रवेश करने के बाद ये कैसे होंगे, क्रियाशील होंगे। अब ऐसा तो नहीं कहा था हमने कोशिका में, रुडोल्फ विर्चोव ने क्या कहा था कि एक कोशिका है, एक कोशिका में क्या होगा, विभाजन होगा, पुरानी कोशिका में। ऐसा नहीं होता ना, तो ये भी क्या हो गया, अपवाद। दूसरा, यहां देखोगे तो कह रहे हैं कि इनमें प्लाज्मा झिल्ली, ये झिल्ली अनुपस्थित है। दूसरा, इनमें कोशिका द्रव भी अनुपस्थित है, इनमें केंद्रक भी क्या है, अपना अनुपस्थित है। इनमें विकर, एंजाइम, ये क्या होता है, शरीर की जो क्रियाएं होती हैं उनके लिए आवश्यक होता है, एक प्रकार का क्या होता है, उत्प्रेरक है, कि क्रियाओं को शुरू करने के लिए एक विकर की आवश्यकता होगी। तो इनमें विकर भी क्या है, अनुपस्थित है। जब ये सारी चीजें अनुपस्थित होगी तो ये कोशिका, इनमें सिर्फ क्या मिलेगा, न्यूक्लिक अमल मिलेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक अमल। न्यूक्लिक अमल क्या होंगे, या तो डीएनए होंगे या फिर क्या होंगे, आरएनए होंगे। आई बात समझ में या नहीं आई? आ रहा है ना, थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है ना, पता चल गया। एक तो स्वतंत्र नहीं रह सकते, इसलिए ये अपवाद हो गया, क्योंकि कोशिका स्वतंत्र रह सकती है, भाई बैक्टीरिया है, जीवाणु है, वो स्वतंत्र रह सकते हैं, ठीक। दूसरा, इन्हें विभाजन के लिए दूसरे की शरीर की आवश्यकता है, पर हर कोशिका स्वतंत्र विभाजित भी हो जाती है। इनमें कोशिका की मुख्य है, जब यही घटक नहीं होंगे तो इनमें विभाजन कैसा हो, मतलब ये कोशिका कैसी है, और इनमें ये सारी चीजें भी क्या है, अनुपस्थित है। इसके बाद इनमें न्यूक्लिक अमल में क्या होगा, डीएनए, आरएनए। बाकी आप इसे अच्छे से पढ़ोगे, पूरी यूनिट आएगी वायरस की, आगे भी पढ़ोगे, और आजकल आप वायरस के बारे में पढ़ भी रहे होंगे। यहां तक कोई डाउट? आगे चलें। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कोशिका के प्रकार की। किसके आधार पर हम कोशिका के प्रकार बता रहे हैं, केंद्रक की संरचना के आधार पर, कि कोशिका में केंद्रक कैसा उपस्थित है। इसके आधार पर कोशिका के आप जब आगे पढ़ोगे तो 3 प्रकार की पढ़ोगे, पर साधारणतः आपको 2 प्रकार ही याद रखना है। 2 प्रकार कौन सी हैं, एक तो कैसी होगी अपनी प्रोकैरियोटिक कोशिका, और एक कैसी होगी अपनी यूकैरियोटिक कोशिका। क्लियर? 2 प्रकार की कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और कैसी होगी अपनी यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब है
प्रो का मतलब कैसा हो गया, आरंभिक या अविकसित। ठीक, और कैरियोटिक कहीं भी शब्द आ जाए उसका मतलब क्या होगा, केंद्रक। प्रो का मतलब तो हो गया अल्प विकसित, पुराना, प्रारंभिक। ठीक, और कैरियोटिक का मतलब क्या हो गया, केंद्रक। तो ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक कैसा होगा, अपना अल्प विकसित होगा, उसे हम क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक। क्लियर। प्रो का मतलब कैसा, प्रारंभिक या अल्प विकसित। कैरियोटिक का मतलब क्या, केंद्रक। तो ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक कैसा होगा, अपना अल्प विकसित होगा, वो कौन सी होगी, अपनी प्रोकैरियोटिक। क्लियर, कोई डाउट। चलें, अगला कौन सा है अपना, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब कैसा हो गया, सुविकसित। कि ऐसी कोशिका, यू का मतलब है विकसित और कैरियोटिक का मतलब केंद्रक। तो ऐसी कोशिका जिनमें क्या होगा, अपना केंद्रक कैसा होगा, सुविकसित होगा। क्लियर। और ये याद रखना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत छोटे बार में ये बता दिया, पूछा भी जा चुका है ये, पिछली बार भी आया था एग्जाम में, 11th के एग्जाम में, कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है। अपवाद क्या है, वायरस। और आज का तो जमाना है, क्या चल रहा है, मेरे से ज्यादा जो भुगत रहे हैं हम सब कुछ, वो किसकी वजह से भुगत रहे हैं, वायरस की वजह से भुगत रहे हैं। एज ए बायोलॉजिस्ट, आप मेरे लिए बायोलॉजिस्ट ही हो, तो एज ए बायोलॉजिस्ट वायरस के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये जरा सा इंट्रोडक्शन है। तो वायरस क्या है, अपवाद है। किसका अपवाद है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। क्यों अपवाद है, वो बता ही दिया। इनमें स्वतंत्र विभाजन की क्षमता नहीं पा जाती, ये विभाजन के लिए दूसरी कोशिका पर निर्भर है। इनमें प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव वे विकर क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे। और इनमें केवल क्या होगा, डीएनए या आरएनए में से एक पाया जाएगा। ये तो ये सारे किसमें होते हैं, सामान्य कोशिकाओं में नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि वायरस है वो कोशिका का नहीं बना हुआ, और बाकी जितने भी हैं जीवाणु होंगे कोशिका के। ठीक, वायरस नहीं होंगे। वायरस ही एक ऐसा है जो कोशिका का नहीं बना, बाकी जितने भी जीव है जो जीवित है वो कोशिका के ही बने होंगे। इसलिए हम इनको क्या कहा था, क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई। किसकी क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई, जीव की। क्लियर। चले आगे। अब जो फोकस करेंगे, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देंगे किसका, प्रोकैरियोटिक कोशिका का। आई थिंक यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया है। क्लियर होगा तो एक बार थम्स अप कर देना, एक बार स्क्रीनशॉट लो। रुको एक मिनट, एक होल्ड एक मिनट रुको। अब लो एक बार स्क्रीनशॉट लो। डन। तो सेल के प्रकार, कोशिका के प्रकार किए थे। प्रकार कौन से थे अपने, प्रोकैरियोटिक, और कौन से थे, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक की संरचना का थोड़ा चार्ट के थ्रू बता रही हूँ। इसके बाद हम किसके बताएंगे, इसका चित्र बनाएंगे, चित्र के द्वारा पढ़ेंगे। कौन सी कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्लियर। प्रो मतलब प्रारंभिक, कैरियोटिक मतलब केंद्रक। वो कोशिका जिनका केंद्रक कैसा होता है, प्रारंभिक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं। क्लियर। इधर देखो, तो ये तो अर्थ है, किसका अर्थ है, प्रोकैरियोटिक का। प्रो का मतलब प्रारंभिक, कैरियो का मतलब केंद्रक। ऐसी कोशिका जिसका जो केंद्रक होगा वो कैसा होगा, आरंभिक अवस्था में है या अल्प विकसित है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। क्लियर। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक है वो अल्प विकसित है, उस अल्प विकसित को हम क्या कहेंगे, केंद्रकाभ कहेंगे। केंद्रकाभ। ठीक, बाद में बताते हैं। इसके उदाहरण याद रखना, नीलहरित शैवाल, आपने पढ़ा होगा कि शैवाल जो काई होती है पानी में लगती है वो वाली, तो ये समुद्र में पाई जाती है, नीले हरे रंग की होती है। ये शैवाल नहीं होती, एक प्रकार के क्या होते हैं, अपने जीवाणु होते हैं। पर पहले इनको कैसे माना जाता था, शैवाल में माना जाता था। उदाहरण क्या है अपना, नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल को क्या कहते हैं, दूसरा नाम इसका क्या है, साइनोबैक्टीरिया। साइनो
बैक्टीरिया। ठीक, किसका? नील हरित शैवाल का नाम, या साइनो जीवाणु भी कह सकते हैं। नील हरित शैवाल, शैवाल बताइए काई है, उसको हम क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। शैवाल, ये नील हरित शैवाल कहाँ पाई जाती है? समुद्र में पाई जाती है। नीले व हरे रंग की शैवाल जैसी दिखाई देती हैं, इसलिए हम उनको क्या कह देते हैं? नील हरित शैवाल। या इसका दूसरा नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया। ये किसके उदाहरण है? प्रोकैरियोटिक के, नील हरित शैवाल। अगला क्या? जीवाणु, जिसे हम क्या कहते हैं? बैक्टीरिया भी कहते हैं, जीवाणु। और क्या है अपना? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का मतलब है जीवाणु का बाहर की तरफ क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। ये प्लाज्मा झिल्ली, और इसके बाहर की तरफ क्या होगी? कोशिका भित्ति। अगर कोशिका भित्ति को हटा दें, ठीक, मतलब इस तरह से होते हैं जीवाणु, कोशिका भित्ति, फिर क्या होती है? झिल्ली, फिर क्या होगा यहाँ पर? केंद्रका। अभी बनाऊंगी चित्र, तब देख लेना यो। ठीक, अगर इस कोशिका भित्ति को हटा दें तो जो बची हुई संरचना होगी वो संरचना क्या कहलाएगी? अपनी माइकोप्लाज्मा कहलाएगी। आई बात समझ में कि जीवाणु की अगर हम कोशिका भित्ति को हटा देंगे तो जो संरचना बचेगी उसे हम क्या कहेंगे? माइकोप्लाज्मा। इतनी बार इनसे क्वेश्चन आए हैं, उदाहरण से मैं बता नहीं सकती, और क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आ रहे, घुमा फिरा के आ रहे हैं, वो आप लोगों को याद रखना है। तो इसके 3 उदाहरण है। इसके अलावा जितनी भी जीव जो आप लोगों को दिखाई देंगे, सारे के सारे कैसे होंगे? यूकैरियोटिक होंगे, चाहे पादप हो, चाहे जंतु हो, चाहे शैवाल हो, कोई भी हो। ठीक, तो प्रोकैरियोटिक के उदाहरण क्या है? नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया, या फिर क्या है अपना? जीवाणु, जो पढ़ते हुए जीवाणु जनित रोग, वो वाले जीवाणु। और कौन से? अपने माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का मतलब बता दिया कि जीवाणु के बाहर की कोशिका भित्ति को हटा दें तो जो झिल्ली युक्त संरचना बचेगी उसे हम क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका भी होती है। सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो शतुरमुर्ग का जो अंडा है वो क्या है? अपनी सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक, मानव कोशिकाओं में बात करें तो अपना शुक्राणु है वो सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है, एनसीईआरटी में सबसे छोटी कोशिका तो कौन सी आएगी? अपनी माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी आएगी? शतुरमुर्ग का अंडा। मानव कोशिकाओं में बात करें तो सबसे छोटी कोशिका किसकी है? शुक्राणु की। और सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? अपनी मस्तिष्क की, न्यूरॉन। क्लियर? ये बेसिक्स है, आगे आ जाएगा कहीं ना कहीं, ऐसे याद आ गया था इसलिए बता दिया था। क्लियर? उदाहरण याद रखना। इसके बाद क्या होगा कि ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, एक तो इनमें क्या होगा? सुसंगठित झिल्ली युक्त केंद्रक का क्या होगा? अभाव होगा। मतलब जो हम ऐसे बता रहे थे ना, यूं गोल, फिर बीच में केंद्रक, ये केंद्रक इसमें झिल्ली युक्त नहीं होगा। कैसा होगा? इसमें ऐसे ही क्या पड़े होंगे? अपनी गुणसूत्र पड़े होंगे या डीएनए पड़ा होगा, और वो वृत्ताकार, और अधिकतर वो कैसा होता है? अपना वृत्ताकार होता है, गोल होगा। ये झिल्ली नहीं बना रही, बताया था ना, कोशिका के बीच में क्या था? केंद्रक। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि केंद्रक नहीं होगा, और इस केंद्रक के अंदर की तरफ क्या था? अपना इस तरह से अनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्र भरा होता था। इसमें क्या होगा कि ये केंद्रक झिल्ली क्या होगी? अनुपस्थित होगी। और जो डीएनए होगा ना, वो कैसा होगा? ऐसा वृत्ताकार होगा। और इसमें यहां पर क्या है? अपना कोशिका द्रव, बताया ना, द्रव जिसे हम प्रोटोप्लाज्म में बोल रहे थे, प्रोटोप्लाज्म वैसे अलग को कहते हैं, अभी बताऊंगी आगे, इसी लेक्चर में आएगा। तो ये जो द्रव है इसमें क्या होता है? कोशिकांग, देखो कोशिका के अंग, जैसे अपने शरीर में अंग होते हैं, भाई हाथ है, पैर है, दिखाई दे रहे हैं आपको, इसी तरह से कोशिका के अंदर भी क्या होंगी? संरचनाएं होंगी जो कोशिकाओं के कार्यों को क्या करेगी? पूर्ण करेगी। आया समझ में? इसे तोड़ो, कोशिकांग मतलब कोशिका के क्या? अंग। इसके अंदर क्या होगा? इधर की तरफ ऐसे क्या होगा? अपना क्लोरोप्लास्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया शोषण के लिए गाल्जी इकाई होती है। ठीक, कि कोशिका के अंदर छोटी छोटी संरचनाएं हैं, उनके समान जो कार्यों को क्या करेगी? पूर्ण करेगी। जैसे अपने हाथ है, रिटर्न कार्य है, होल्ड करते हैं हम हाथ से, ऐसे इनके अलग अलग काम होंगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम होगा शोषण करना,
हरित लवक है, हरित लवक का काम क्या होगा, प्लास्टिड या लवक का प्रकाश संश्लेषण करना। इसी तरह से क्या होगी, गाल्जी इकाई है, इनका काम क्या होगा, श्रावण। इसी तरह से लाइसोसोम में, कंफ्यूज मत हो, समझ लो इसमें छोटे छोटे अंग होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक में ही होंगे। प्रोकैरियोटिक में ये कोशिकांग क्या होंगे, अपनी अनुपस्थित होंगे। क्लियर। कोशिकांग किसमें पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में पाए जाएंगे। प्रोकैरियोटिक में इनका क्या होगा, इधर देखो क्या होगा, अभाव होगा। ठीक, तो झिल्ली युक्त सुगठित केंद्रक व कोशिकांग का क्या होगा, अभाव होगा। इंपोर्टेंट लाइन है, पता नहीं क्वेश्चन पता है कैसे पूछेंगे आपसे नीट में, कि क्या जीवाणु में या जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती है, हाँ या ना, समझ रहे हो। तो आपसे पूछेंगे अब, या ये तो ये याद होना चाहिए कि जीवाणु किसमें आ रहा है, प्रोकैरियोटिक में। एक ये याद होना चाहिए कि जीवाणु में कोशिकांग नहीं होते। आई बात समझ में, कि प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, एक तो कोशिकांग अनुपस्थित होंगे और क्या अनुपस्थित होगा, अपना केंद्रक अनुपस्थित होगा। केंद्रक में अनुपस्थित नहीं, सुसंगठित, मतलब ऐसा केंद्रक अनुपस्थित होगा जिसमें झिल्ली नहीं हो, झिल्ली हो ऐसा केंद्रक अनुपस्थित। यहां तक क्लियर, अच्छे से। दोनों ही स्टार पॉइंट है, फूल पत्ती सजा लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। अब इधर देखो, हम संरचना कर रहे हैं, यहाँ पर संरचना पूरी नहीं हो रही, अपना जो आएगा या तो एक और चार्ट बना दूंगी, फिर डायग्राम में उसमें देख लेंगे। संरचना, किसकी संरचना कर रहे हैं हम, प्रोकैरियोटिक की संरचना कर रहे हैं। संरचना की बात करें तो संरचना में क्या होगा, इस तरह से मान लो, यहाँ पर मैं रफली बता रही हूँ, बीच में तो क्या होगा, केंद्रकाव। केंद्रकाव का मतलब है ऐसा केंद्रक के समान अंगक जिसमें जिसमें क्या होगा, कोशिका झिल्ली अनुपस्थित हो। अभी बताया था ना कि ये अपना कोशिका में ये क्या होता है, केंद्रक, ये केंद्रक झिल्ली है और इसके अंदर पदार्थ भरे होते हैं। पर इनमें क्या होगा, ये कोशिका झिल्ली क्या होगी, अनुपस्थित। किसमें अनुपस्थित होगी, प्रोकैरियोटिक में। क्लियर। तो केंद्रकाव, और इनके केंद्रक को क्या कहेंगे, केंद्रकाव। किसके केंद्रक को, प्रोकैरियोटिक के केंद्रक को। क्लियर। तो प्रोकैरियोटिक के केंद्रक को हम क्या कहेंगे, केंद्रकाव। ये कैसी है, अल्प विकसित संरचना है और किसके समतुल्य है, किसके समान है, केंद्रक के समान है। इसे हम केंद्रक नहीं कह सकते, इसे हम क्या कहेंगे, केंद्रकाव। और इसमें क्या होगा, कोशिका केंद्रक झिल्ली क्या होगी, अनुपस्थित होगी। ठीक। अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, पढ़ा होगा ना 10th में, डीएनए, गुणसूत्र। तो इनमें वो कैसा होगा, वर्तुल। वर्तुल का मतलब ऐसा वृत्ताकार। क्लियर। इनमें आप आगे पढ़ोगे इसी चैप्टर में कि जो अपना डीएनए होते हैं, डीएनए पढ़ा ना, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो क्या है, अनुवांशिक पदार्थ। अनुवांशिक पदार्थ का मतलब होता है जो पैतृक लक्षणों को संतति में स्थानांतरित करे। कि हम अपने माँ बाप जैसे दिखाई देते हैं, किसके कारण, क्योंकि हमने उनका क्या प्राप्त किया है, डीएनए प्राप्त किया है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अनुवांशिक पदार्थ। तो अनुवांशिक पदार्थ बोले तो डीएनए, और इनका डीएनए कैसा होगा, वृत्ताकार, इस तरह से। इनके डीएनए में क्या होगा, हमारा जो डीएनए है, हम तो किस में आएंगे, यूकैरियोटिक में। हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक की। प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन, कि डीएनए के बाहर आपको ऐसे, मान लो ये डीएनए, डीएनए के बाहर आपको ऐसे हिस्टोन प्रोटीन मिलेंगे। ये सोच लो, अभी आप इतना ध्यान मत दो, अभी थोड़ी सी देरों में आएगा ये आपके पास। इस तरह की संरचना होती तो नहीं है, पर मैं समझाऊं कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा। ये लगा लो कि डीएनए है, ये यूडीएनए है, ये डीएनए है अपना, पढ़ा होगा ना आपने, वॉटसन मॉडल, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। तो डीएनए है, डीएनए में क्या होंगे, 5 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, जो प्रोटीन क्या कहलाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन कहलाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होगा, अनुपस्थित होंगी, किसमें, प्रोकैरियोटिक में। मतलब इनके डीएनए क्या होंगे, इनके बाहर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा, हिस्टोन प्रोटीन का क्या होगा, अभाव होगा। दूसरा, इनमें क्या होगा, आप आगे पढ़ोगे कि विभाजन के तरीके होते हैं, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, मतलब सूत्री विभाजन, कि गुणसूत्र की संख्या कैसी होगी, आधी आधी होगी और विभाजित होंगे एक सुसंगठित तरीके से।
तो इनमें वो सूत्री विभाजन क्या होगा, अनुपस्थित होगा। ये केंद्रक आपके लक्षण है, किसके केंद्रक आपके लक्षण है, प्रोकैरियोटिक के। क्या होगा इनमें, केंद्रक के समतुल्य जो अंग होगा उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक। केंद्रक तो अनुपस्थित है पर केंद्रक जैसी संरचना है जिसे हम क्या कहेंगे, केंद्रक। इसमें केंद्रक झिल्ली क्या होगी, अनुपस्थित। केंद्रक झिल्ली क्या होगी, अनुपस्थित। इनका अनुवांशिक पदार्थ कैसा होगा, वर्तुलाकार या वर्तुलाकार। ठीक, ये जो अनुवांशिक पदार्थ है अपना डीएनए, इनमें हिस्टोन प्रोटीन का क्या होगा, अभाव होगा और इनमें सूत्री विभाजन में क्या होगा, अनुपस्थित होगा। ये लगातार ही मान लो ये कोई जीवाणु है, जीवाणु के बाहर की तरफ क्या होगा, एक आवरण होगा, फिर क्या होगी, कोशिका भित्ति होगी, भित्ति के अंदर की तरफ क्या होगी, कोशिका झिल्ली होगी, फिर ऐसे क्या मिलेगा, वृत्ताकार डीएनए जिसे हम क्या कहेंगे, केंद्रक। इस केंद्रक में हिस्टोन प्रोटीन क्या होगा, अनुपस्थित। और क्या होगा, इनमें सूत्री विभाजन क्या होगा, अनुपस्थित। इसके बाद ये है अपना कोशिका द्रव। कोशिका द्रव या केंद्रक कोशिका द्रव है, इसमें क्या होगा, ग्लाइकोजन होंगे, फास्फेटिक होंगे, मतलब ऐसे पदार्थ उपस्थित होंगे जो क्या करेंगे, पोषण प्रदान करेंगे। भाई इनको पोषण तो चाहिए ना, तो ये क्या, ये वाला भाग क्या कहलाएगा अपना, कोशिका द्रव। ये रफली बना रही हूँ, जब वैसी आएगी फिर तब देख लेना। अब इनके बाहर की तरफ क्या होंगे, आवरण होंगे। आवरण 3 होंगे। सबसे बाहर की तरफ क्या होगा, एक मोटा कठोर आवरण होगा। ठीक है, कठोर आवरण के बाहर क्या होगा, एक कोशिका भित्ति होगी, भित्ति के अंदर की तरफ क्या होगी, कोशिका झिल्ली होगी। समझ गए, 3 आवरण होगा, बाहर की तरफ कठोर आवरण, ठीक, फिर क्या होगी, कोशिका भित्ति, फिर क्या होगी, कोशिका झिल्ली। समझिए, ये 3 ऐसी दीवार है, इसके घर में प्रवेश करने से पहले 3 दीवार से गुजरना पड़ेगा। पहली बाहर की तरफ तो क्या होगी अपनी, कठोर आवरण, फिर क्या होगा, कोशिका भित्ति, फिर क्या होगा, कोशिका झिल्ली। भित्ति, दीवार, कोशिका के बाद मोटी दीवार जैसे संरचना, तो उसे क्या कह दिया, कोशिका भित्ति। बाहर एक कोई कठोर आवरण है जिसे हम कहेंगे, अब देख लो आगे 3 आवरण है, तो ये पहला आवरण बाह्य परत, ये दूसरा आवरण कोशिका भित्ति, और ये तीसरा आवरण जिसे कोशिका झिल्ली या जीवद्रव झिल्ली कहते हैं। क्लियर, कि इसके बाहर की तरफ क्या होगी, 3 झिल्ली होगी। इनमें हम बात करें तो बाह्य परत होगी, ये जो बाह्य परत, ये किसकी बनी होगी, ग्लाइकेलेक्स की बनी होगी। ये क्या होगी, 2 प्रकार की होती है। ये जो बाह्य परत है ना, ये वाली, ये कुछ में एक अलग होगी, कुछ में अलग होगी, 2 प्रकार से होती है। एक तो कैसी होगी, कठोर, कठोर को तो हम क्या कहेंगे, संपुटिका, और ये बनी किसकी होगी, ग्लाइकेलेक्स की। ग्लाइकेलेक्स एक प्रकार का क्या है अपना, रसायन है। दूसरी कैसी होगी, लूज है, नरम सी है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अवपंक परत या स्लाइम लेयर कहते हैं अंग्रेजी में, और इसे कहते हैं अंग्रेजी में क्या, कैप्सूल। ठीक, तो बाह्य परत होगी, उसके 2 परत होगी, एक कठोर, वो क्या कहलाएगी, संपुटिका, नरम क्या कहलाएगी, अवपंक परत। इसके बाद अंदर की तरफ क्या होगी अपनी, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी, पेप्टो, ये रहा पेप्टोग्लाइकेन की। ठीक, एक भित्ति होगी, दीवार सी होगी जो रक्षा करेगी, इसे हम क्या बनी होगी, किसकी बनी होगी, पेप्टाइड ग्लाइकेन की। ये मिश्रण है, किसका मिश्रण है अपना, कार्बोहाइड्रेट का और अमीनो अम्ल। ठीक, अमीनो अम्ल जो प्रोटीन से बने होते हैं, तो किसकी बनी है ये, पेप्टाइड ग्लाइकेन की। दूसरी भित्ति कोशिका भित्ति, बाह्य आवरण है, उसे तो क्या कहेंगे, संपुटिक, अगर कठोर है, नरम होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, अवपंक परत। अब इसकी तीसरी परत होगी, इसे हम क्या कहेंगे, जीवद्रव झिल्ली। ये जो परत है ये बिल्कुल लचीली सी, नरम सी है, इससे भी नरम अपनी, इनसे भी, ये तो त्वचा है, काफी कठोर है फिर भी। ये किसकी बनी होगी, ये बनी होगी वसा की और प्रोटीन की, वसा की और प्रोटीन की। इनमें आप पूरी संरचना पढ़ोगे चैप्टर में, अच्छे से है कैसे नहीं है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। ठीक, इसके अलावा जो जीवद्रव झिल्ली होती है, इनमें ये शोषण का कार्य भी करती है। इनकी जीवद्रव झिल्ली पर क्या उपस्थित होगा अपना, मीजोसोम्स उपस्थित होगा। ये मीजोसोम्स क्या करते हैं, शोषण का कार्य करते हैं। ठीक, इसके अलावा आगे इसकी संरचना होगी, आगे पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर, स्क्रीनशॉट लो। प्रोकैरियोटिक,
उदाहरण याद रखना, इंपॉर्टेंट है। बता दिया केंद्र कैसा होगा, झिल्ली रहित होगा और सुसंगठित नहीं होगा। केंद्र का बता दिया, केंद्र के समान है, झिल्ली अनुपस्थित होगी, अनुवांशिक पदार्थ वर्तुलाकार होगा, हिस्टोन प्रोटीन क्या होगा अपना अनुपस्थित, और सूत्री विभाजन क्या होगा नहीं होगा। बीच में क्या होगा द्रव, जिसमें क्या होगा पोषक पदार्थ उपस्थित होंगे, ये ऊर्जा प्रदान करेंगे इनको। 3 परत होगी बाहर की तरफ, बाह्य परत। बाह्य परत 2 प्रकार की होगी, कठोर और नरम। कठोर को तो क्या कहेंगे संकुटिका, और नरम को क्या कहेंगे अवपक परत। फिर दूसरी परत होगी, वो कौन सी होगी कोशिका भित्ति, जो किसकी बनी होगी, इंपॉर्टेंट है नोट कर लेना, पेप्टाइड पेप्टोडोग्लाइकन की। इसके बाद जीवद्रव झिल्ली, ये किसकी बनी होगी वसा की, और किसकी बनी होगी प्रोटीन की। ठीक, कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, और ये कैसी होगी अपनी अर्धपारगम्य। अर्ध मतलब आधा, पारगम्य मतलब पारगम्य, मतलब विलायक तो क्या होगा अपना निकल जाएगा, विलय रह जाएगा। पढ़ेंगे आगे, क्लियर? विदाउट स्क्रीनशॉट लो भाई, ज्यादा गंदा हो गया, फिर भी लो, 1 मिनट रुको। अब लो स्क्रीनशॉट। ठीक, तो इससे ज्यादा करूंगी तो लेक्चर क्या हो जाएगा बड़ा, और अभी क्या हो आप लर्निंग है आपकी, तो थोड़ा रिलैक्स कूल डाउन होके करो, और बेसिक्स ही हैं, काफ़ी अथाह सागर है, आराम से पढ़ेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि भाई हाँ कर नहीं पाओगे, आराम से कर लोगे इजीली। ठीक, तो आज का लेक्चर क्या हो गया, डन। ओके डॉक्टर्स, अब आज का मुझे लग रहा है कि लेक्चर मैंने समझाने की कोशिश की थी, कितना आप समझ पाए हो ये आपके आंसर से पता चलेगा। तो ये जो क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन है छोटे छोटे से, तो प्लीज इसके आंसर देना कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन नोट करो, प्रोकैरियोटिक का अर्थ, मीनिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक, मीनिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था प्रोकैरियोटिक का अर्थ, दूसरा क्वेश्चन प्रोकैरियोटिक के उदाहरण, प्रोकैरियोटिक के उदाहरण। तीसरा क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक में किस प्रकार का डीएनए, प्रोकैरियोटिक में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है। ठीक, हो रहा होगा क्लियर? ठीक है, क्लियर हो रहा है तो प्लीज इन क्वेश्चनों को कमेंट जरूर करना। 3-4 क्वेश्चन है, इजी है, कर लोगे। और कोई भी इश्यू है तो अपने कमेंट बॉक्स में क्या करना, राइट डाउन करना। सो ऑल द बेस्ट।